नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान मंदिर में। आज हम कक्षा छठी की 10वीं कविता झांसी की रानी का अध्ययन करेंगे। झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। सुभद्रा कुमारी चौहान का समय वह समय था जिस समय हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और हम निरंतर स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे। ऐसे में झांसी की रानी का सामने आना लोगों को एक प्रकार की जागरूकता प्रदान करना था। इस समय के बाद सभी और जागरूक हो गए और स्वतंत्रता के लिए लड़ने लगे। आइए अब हम कविता का अध्ययन करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सन 1857 की लड़ाई में तलवारें निकल गई थी, सिंहासन हिल उठे थे, जितने भी राजवंश थे सबकी भ्रुकुटी तानी थी, सबकी त्योरियां चढ़ गई थी क्योंकि सबको अब आज़ादी चाहिए थी। जितने बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, इसलिए कहा गया क्योंकि गुलामी की जंजीरों में भारत बूढ़ा हो गया था, थक गया था। उस समय जिस समय झांसी की रानी सामने आई, दोबारे से लोगों में जोश भर गया और फिर से एक नई जवानी की लहर गूंज गई और सबको आज़ादी की कीमत पता चलने लगी। अब सब एक नए जोश के साथ स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए और सबने यह ठान लिया कि वो फिरंगियों को, अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकाल देंगे और जो पुरानी तलवारें जो रखी हुई थी मयान में, वो सब तलवारें निकल गई। कैसे निकल गई? झांसी की रानी के आने के साथ। इसीलिए कहा गया सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी कि सिंहासन हिल उठे थे, सभी राजा खड़े हो गए थे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तान ली थी और बूढ़े भारत, जो बूढ़ा भारत हो गया था बहुत दिन से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा, उसमें भी एक जवानी की लहर दौड़ आई थी और वह फिर से जवान हो गया था। और जिस आज़ादी की कीमत सब भूल गए थे गुलामी की जंजीरों में बैठे बैठे, अब वो दोबारे से उन्होंने कीमत पहचान ली थी और अपने मन में ठान लिया था कि हाँ, अब हम इन फिरंगियों को, अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकाल देंगे। उस 1857 की लड़ाई में पुरानी तलवारें भी चमक उठी थीं और मर्दों के साथ किसी मर्द की भांति वीरता से वह स्त्री भी खूब लड़ी। कौन थी? जो झांसी की रानी थी। बुंदेलखंड के वासी हमें उसकी कथा सुनाया करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे झांसी की रानी के बारे में। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। कानपुर के नाना उसको बहन मानते थे। वह बहुत सुंदर भी थी। नाना के साथ ही वह पढ़ती थी और खेलती थी। उनकी दोस्ती केवल बरछी ढाल, तलवार और कटार से थी। जहाँ बच्चियाँ गुड़िया खिलौनों से खेलती हैं, वहाँ झांसी की रानी तलवार ढाल कृपाण से खेलती थी। और वीर शिवाजी की गाथाएं उनको मुँह ज़बानी आती, मतलब उन्हें बचपन से ही इस वीरता का बहुत शौक़ था, वीरता की कथाएं सुनने का बहुत अच्छा लगता था। और बुंदेलवासी कहते थे कि एक महान योद्धा थी कि वह युद्ध में मर्दों की भांति लड़ी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कहना मुश्किल है कि रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी थी, दुर्गा थी या स्वयं वीरता के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। उनकी तलवारबाजी देख के मराठे भी पुलकित हो जाते थे, खुश हो जाते थे। और नकली युद्ध व्यू की रचना, चक्रव्यूह कैसे रचा जाता है, शिकार कैसे जीता जाता है, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खेल थे। जहाँ बच्चों के खेल अलग अलग होते हैं, वहाँ झांसी की रानी ये सब खेल खेलती थी। वह महाराष्ट्र की कुलदेवी की महाराष्ट्र की कुलदेवी माँ दुर्गा की वह भी पूजा किया करती थी कि माँ दुर्गा की वह भक्त थी और बचपन से उनमें वीरता के संस्कार भरे हुए थे। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। उस वीरता के वैभव की झांसी की रानी की सगाई झांसी में कर दी गई। ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में और लक्ष्मीबाई रानी बनकर झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। पूरी झांसी में खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ हो गई, चारों तरफ बधाइयाँ ही बधाइयाँ बजने लगी। सुबह बुंदेलों की वृंदावली सी वह आई झांसी में। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जो बुंदेलखंड के वीर योद्धा के यश का जो गीत गा रहे थे वह रानी लक्ष्मीबाई ने चरितार्थ कर दिया था वहाँ आकर अपने वीरता का गीत। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी और लक्ष्मीबाई और उनको देखकर, उनके पति को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे अर्जुन ने चित्रा को पा लिया और शिव से भवानी मिल गई। मतलब उनका देखकर खूब वीरता के गीत गाए जाते थे। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई तो ऐसा लगा जैसे रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से सौभाग्य का उदय हो गया। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन ऐसा लगा कि भाग्य को यह मंजूर ना था। समय का चक्र शीघ्र ही उनके जीवन में अंधकार ले आया। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई। वो तो शुरू से ही वीरता की प्रतीक थी। शादी के बाद जहाँ वह चूड़ियाँ पहन रही थी वो समय को भी मंजूर नहीं था, तो समय ने उनके हाथ की चूड़ियाँ छीन ली। रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी नहीं दया आई। और जो रानी थी लक्ष्मीबाई वह विधवा हो गई, विधि को भी, भाग्य को भी उन पर तरस नहीं आया। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। राजा निसंतान ही चले गए, रानी विधवा हो गई। रानी के दुख की कोई सीमा नहीं थी और वह बहुत ही अधिक दुख में, शोक में डूब गए। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। राजा की मृत्यु के बाद झांसी का दीपक बुझ गया क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। राज्य में दुख का अंधेरा छा गया। उसकी देखभाल करने वाला अब कोई नहीं रहा। फौरन फौजें भेजी, दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। उस समय ब्रिटिश राज्य में एक नियम हुआ करता था कि जिस राजा रानी की अपनी संतान नहीं होती थी वह उनकी पूरी संपत्ति अंग्रेज़ हड़प लेते थे। तो वहाँ के जो डलहौजी थे उनके मन में बहुत खुशी हुई कि अब तो उनके घर का दीपक बुझ गया। उन्होंने समझा कि राज्य को हथियाने का यह अच्छा मौका है। उन्होंने तुरंत ही सेनाएं भेज दी और झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया और स्वयं को उस राज्य का अधिकारी घोषित कर दिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अश्रुपूर्ण रानी थे, अभी रानी के आँखों से आंसू सूखे भी नहीं थे क्योंकि अभी ही राजा की मृत्यु हुई थी। पर उन्होंने उन अश्रुपूर्ण आँखों से ही देखा कि अब तो अजीब सी नीरवता छा गई है। बिल्कुल वीरानी हो गई है झांसी, अब तो कुछ नज़र नहीं आता। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई माया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया।
अंग्रेज़ों की चालाकियों को समझना कठिन था। वे किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे। जब वे व्यापारी बनकर भारत आए थे तो उन्होंने दया की भीख मांगी थी, लेकिन अब डलहौजी ने देश में अपना विस्तार कर लिया था। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई माया। अब माया पलट गई थी, अब डलहौजी का राज था और राजा नवाबों को भी अब उन्होंने सुनना बंद कर दिया था। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। जो रानियाँ थी वो दासी बन गई थी और जो अंग्रेज थी जो वह अब महारानियाँ बन गई थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्रपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे भारत के प्रत्येक हिस्से को खुद में मिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने राजधानी दिल्ली छीन ली, देखते ही देखने लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया और पेशवा को बिठुर में कैद कर लिया। नागपुर पर भी धोखे से अधिकार कर लिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की भी उनके सामने कोई हैसियत नहीं थी। सिंध पंजाब और ब्रह्मपुत्र पर भी उन्होंने भीष्म आक्रमण की मुसीबत आई। बंगाल और महाराज मद्रास को भी उन्होंने अपने अंदर मिला लिया था। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाज़ार। अंग्रेज़ों ने देशी राजा और नवाबों का अपमान किया, जिससे रनिवासों में उनकी रानियां और बेगम दुख से बेहाल हो रोया करती थी। उनके गहने और कपड़े वो कलकत्ते के बाज़ार में बेचे जाते थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार और अंग्रेज़ों के अखबार में सरेआम उनके गहने और कपड़ों की नीलामी की खबर छपती थी। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लखा हार। और नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के 9 लखा हार लो, इस तरीके के विज्ञापन उसमें छापे जाते थे। यों पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। इस तरह जो पर्दे में रहने वाली भारत की इज्जत विदेशियों के हाथों बेची जा रही थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। जो गरीब लोग थे उनमें वो बहुत कष्ट में जी रहे थे और महलों में अपमान था, अपमान के साथ जी रहे थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान और जो वीर सैनिक थे उनके मन में अपने पूर्वजों का अभिमान था कि हाँ वो कुछ करेंगे। नाना धुंधनपुर पेशवा जुटा रहा था सब सम्मान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान। नाना धुंधनपुर के पेशवा उसी समय युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में लगे हुए थे और उधर उनकी बहन छबीली लक्ष्मीबाई ने खुलेआम रणचंडी का रूप धारण कर युद्ध का ऐलान कर दिया था। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। युद्ध का आरंभ हो गया और सबके मन में जो सोई हुई ज्योति थी वो जाग गई। महलों ने दे दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम में छाई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना में भारी धूम मचाई थी। इस क्रांति में पूरा देश भागीदार था। महलों में रहने वालों ने इस आग को रोशन किया और झोपड़ी में रहने वालों में इस लपटों को तेज किया। स्वतंत्रता की यह चिंगारी व्यक्ति के हृदय से आई थी, देशवासियों के हृदय से आई थी। झांसी, दिल्ली, लखनऊ सब चेत गई थी। सब ने इस आज़ादी के युद्ध में साथ देने की ठान ली थी। मेरठ कानपुर पटना में भी भारी धूम थी और सब क्रांति के लिए तैयार थे। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी और ऐसे में भी जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ चिंगारियां जाग रही थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधनपुर, तातियाँ चतुर, अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिमान अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में बहुत से वीरों ने अपना नाम लिखवा लिया, जिनमें नाना धुंधनपुर पंत, तांतिया और चतुर अजीमुल्ला प्रसिद्ध हैं। साथ ही
अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आज़ादी के वीर सिपाहियों के नाम भी भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन उस समय उनका बलिदान अंग्रेज़ों की नज़र में अपराध था, जुर्म था। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अन्य वीरों की कहानी छोड़कर हम झांसी के युद्ध के मैदान में चलते हैं, जहाँ सब मर्दों के बीच में रानी लक्ष्मीबाई खड़ी थी युद्ध करने के लिए। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर वहाँ पे अपनी फ़ौज लेकर पहुंच गया लक्ष्मीबाई के साथ लड़ने के लिए। रानी ने अपनी तलवार निकाली और इस प्रकार युद्ध हुआ जैसे आसमान में ज़ोरों से युद्ध हो रहा है और उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंज रही है। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, और वॉकर भी अंत में जख्मी होकर वहाँ से भाग गया। वह लक्ष्मीबाई की वीरता का सामना नहीं कर पाया और वह हैरान था कि एक स्त्री किस तरह मर्दों के बीच में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रही है। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक घोड़ा दौड़ाते हुए कालपी पहुंची। घोड़ा थक कर धरती पर गिरा और मर गया। यमुना किनारे रानी ने फिर से अंग्रेज़ों को एक बार फिर हराया। विजयी होकर फिर वह आगे बढ़ी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, और जो वहाँ के राजा सिंधिया अंग्रेज़ों के मित्र थे, वह अपनी राजधानी छोड़कर भाग गए थे। वह भी लक्ष्मीबाई की ताकत से डर गए थे। और आगे देखिए क्या हुआ। विजय मिली पर अंग्रेज़ों को फिर सेना घिर आई थी। लक्ष्मीबाई को विजय मिली, लेकिन फिर अंग्रेज़ों की सेना आ गई। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। इस बार जनरल स्मिथ उनके सामने थे, लेकिन उन्होंने भी मुँह की खाई थी। काना मंद्रा सखियाँ रानी के संग आई थी, और जो रानी की 2 सखियाँ थी, काना और मंद्रा, वो उनके साथ युद्ध करने आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, और युद्ध के क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। उन्होंने भी बहुत लोगों को मारा था। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। लेकिन रानी के पीछे से एक हीरोज अंग्रेज़ आ गया और उन्होंने रानी को घेर लिया। इस समय रानी अपने दुश्मनों से घिर गई थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनने सैन्य के पार, लेकिन फिर भी रानी मार काटती हुई अपनी सेना को लेके आगे पार चलती चली गई। किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी कि उनके सामने एक नाला आ गया। अब उनका घोड़ा नया था, क्योंकि पुराना घोड़ा था वो उनका मर चुका था। अब नया घोड़ा इतना बड़ा नाला पार नहीं कर सकता था। तो ऐसे में एक संकट उनके सामने आ गया। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। उनका घोड़ा अड़ गया क्योंकि नया था, आगे नहीं बढ़ा। इतने में जो सवार थे, अंग्रेज़ थे, वो आ गए। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। रानी अकेली थी और उनके दुश्मन बहुत सारे थे, वार पर वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। अकेली रानी अनगिनत शत्रुओं से लड़ने लगी, वार पर वार हो रहे थे, परंतु शेरनी स्त्री घायल होकर गिर पड़ी। उसे देश के लिए शहीद होना ही था और वह शहीद हो गई। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी मृत्यु को प्राप्त हो गई, चिता पर उसकी अलौकिक यात्रा निकली। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। उसने जो 23 वर्ष की उम्र में जो किया, वह साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था। उसके तेज अग्नि के तेज में मिल गया। वह उसकी सही अर्थों में तेज की अधिकारी थी।
अभी उम्र कुल 23 थी, मनुष्य की नई अवतारी थी। वह 23 वर्षों में बहुत कुछ कर गई। ऐसा लगता था वह मनुष्य नहीं, वो कोई अवतार थी। हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। और ऐसा लगा वह हम सबको जागरूक करने, उठाने के लिए आई थी। स्वतंत्रता की दौड़ में दिखा गई, पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। और वह रानी लक्ष्मीबाई चली गई, लेकिन हाँ, हमें रास्ता दिखा गई, हमें सीख सिखा गई कि हमें आज़ादी लेने के लिए आगे क्या करना है। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। कवित्री रानी के प्रति अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कवि कहती हैं कि हम भारतवासी तुम्हारे इस उपकार को सदैव याद रखेंगे। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, और यह तेरा बलिदान कभी ना मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, चाहे इतिहास में तुम्हारे विजय में कुछ ना लिखा जाए, तुम्हारी सच्चाई को मिटने के प्रयास किए जाएं, पर विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोलों से झांसी का निशान मिटा दे, लेकिन तू स्वयं कभी ना मिटने वाली निशानी है। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी है, खुद अमिट निशानी है, तुझे कभी नहीं मिटाया जा सकता। तू अमर कहानी है, तूने स्वतंत्रता की ज्योति को जलाया और सोए हुए भारत में एक नई ज्योति जलाई। तो तुम वीरता की एक आदर्श मूरत हो। बुंदेले हर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तेरी वीरता और तेरी गाथा अतुलनीय है। लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कथा हमने बुंदेलों के मुँह से सुनी है। इस प्रकार आपने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई ने किस प्रकार अंग्रेज़ों का सामना किया और वीर गति को प्राप्त हुई। उन मर्दों के बीच में वो अकेली स्त्री अंग्रेज़ों पर भारी पड़ी, क्योंकि उनके इरादे मजबूत थे। उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता भली भांति समझ आई होगी। अगर आपको कविता समझ आई तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।